तो आज बच्चों हम अपने ज्योग्राफी का 4th चैप्टर पढ़ेंगे। ओके, इसका नाम है एग्रीकल्चर, इट मीन्स कृषि। तो जैसा कि आप जानते हैं कि कृषि बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है। ओके, क्यों? क्योंकि हमारे भारत में अगर देखा जाए तो कृषि का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, एग्रीकल्चर का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। ओके, इंडिया का अगर देखा जाए तो 2/3 पॉपुलेशन एक तरह से कह सकते हैं कि इस एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है। ओके, इस वजह से हम कह सकते हैं कि इंडिया की इकोनॉमी के हिसाब से एग्रीकल्चर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो हम यहाँ देखेंगे टाइप्स ऑफ फार्मिंग कि खेती कितने अलग अलग टाइप की होती है। ठीक है, हम देख सकते हैं कि हज़ारों सालों से हमारे यहाँ पे खेती होती आ रही है। लगभग 8,000 साल पहले से भी खेती की जा रही है। खेती के अलग अलग मेथड्स यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, लेकिन समय समय पे क्या हुआ, जैसे स्टार्टिंग में कोई भी टेक्निकल टूल्स नहीं थे, एंड देन आज के डेट में अगर हम देखें तो डिफरेंट टाइप के हमारे पास में टेक्निकल टूल्स हैं। ठीक है, टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा एडवांस हो गई है, तो उसकी वजह से भी क्या है कि हमारी जो एग्रीकल्चर उसके टाइप्स हमारे क्या होते जा रहे हैं, वो वेरी करते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले यहाँ पे प्रिमिटिव सब्सटेंस फार्मिंग आती है। ठीक है, तो ये प्रिमिटिव सब्सटेंसेस फार्मिंग कब होती है, कब इसको बोला जाता है? जब एक तरह से कह सकते हैं कि जब फार्मर्स बेसिकली स्पेशली जो फार्मर्स हैं हमारे, वो अपने एक बड़े उनके पास बहुत लिमिटेड लैंड होता है या छोटा कह सकते हैं कि खेत होता है, और उसमें वो जब खेती करते हैं अपने ट्रेडिशनल टूल्स के साथ में, और साथ ही साथ वो बेसिकली उस पर मानसून पे ही डिपेंड करते हैं, दैन ये क्या है, आपकी प्रिमिटिव सब्सटेंसेस फार्मिंग है। ठीक है, इट मीन्स वो अपने लेबर की अपनी मेहनत के दम पे, अपने ट्रेडिशनल टूल्स के दम पे, और एक छोटे से खेत के टुकड़े पे वो काम करता है, खेत पे काम करता है, और बेसिकली उसका जो प्रोडक्शन होता है उस खेत का, उसमें क्या करता है वो अपने केवल और केवल अपनी फैमिली के यूटिलाइजेशन के लिए ही उसको एक तरह से उगाता है। क्यों? क्योंकि उसका खेती इतना छोटा है कि उस पर जो भी कल्टीवेशन होगा वो उसी के काम आ पाएगा बस। ठीक है, अब दूसरा इसी में एक अगर देखा जाए तो एक आपके खेती के मेथड में एक आ जाती है आपकी स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। तो स्लैश एंड बर्न, इसके नाम में भी कुछ ना कुछ आपको आइडिया लग सकता है। इट मीन्स ऐसी खेती जहाँ पे अगर देखा जाए कि फार्मर क्या करता है, वो आपके जितने भी स्पेशली अगर हम हिंदी में अगर इसको देखें तो इसको बोलते हैं, आपने सुना होगा झूम कल्टीवेशन का नाम सुना होगा। ठीक है, इसमें क्या करते हैं कि जो बेसिकली जो आदिवासी क्षेत्रों के जो लोग हैं वो जंगलों को काट कर साफ़ करते हैं, उनसे खेत के टुकड़े बनाते हैं, खेत बनाते हैं और उसमें खेती करते हैं। वो उसमें 1, 2, 3 हो सकता है फसल लेते हो, या हो सकता है इससे कम भी लेते हो, है ना। और उसके बाद क्या करते हैं, एक नया टुकड़ा फिर से तलाशते हैं, फिर से पेड़ काटते हैं, फिर से उनको जला देते हैं और अपने लिए नए खेत तैयार करते हैं। इट मीन्स जब तक उनकी ज़मीन का टुकड़ा उपजाऊ होता है तब तक तो वो क्या करेंगे, तब तक उस पर खेती करते हैं। अदरवाइज़ क्या करते हैं, उसको छोड़ के नया हिस्सा जंगल का उसको काटते हैं, उसको जलाते हैं, एंड देन उस पर खेती करते हैं। तो इसको शिफ्टिंग कल्टीवेशन के नाम से भी जाना जाता है। इसको शिफ्टिंग कल्टीवेशन या स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन, दोनों के नाम से इसको जाना जाता है। ओके, आपको पूछा भी जा सकता है कई बार, तो स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन एज वेल एज शिफ्टिंग कल्टीवेशन बोथ आर सेम। हिंदी में हम इसको झूम कल्टीवेशन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो और इसको अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। जैसे कि अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो लगभग झूमिंग कल्टीवेशन, इसको बेसिकली हम कॉमन वे में जानते हैं। ओके, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी इसको बोला जाता है, या शिफ्टिंग कल्टीवेशन के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही साथ आप देख सकते हैं वर्ल्ड में भी अलग अलग नामों से इसको जाना जाता है। जैसे मैक्सिको में इसको मिल्पा के नाम से जाना जाता है। ओके, दैन आपके वेनेजुएला में इसको कॉनुको के नाम से, फिर ब्राज़ील में रोका के नाम से, मज़ालो साउथ अफ्रीका में इसको मज़ालो के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और लदैंग इंडोनेशिया में इसको बोला जाता है।
और वियतनाम में इसको रे बोला जाता है। इस तरीके से हम देख सकते हैं कि इसको अलग अलग नामों से वर्ल्ड में भी इस टाइप की प्रैक्टिस की जाती है शिफ्टिंग कल्टीवेशन की। अगर इंडिया में भी देखा जाए तो इसको बेवार, दैया, ओके, फिर पोडू, है ना, या पामाडाबी, कोमान, इस तरीके से बहुत सारे अलग अलग नामों से इसको जाना जाता है। बेसिकली अगर हम अपने इंडिया में देखें तो ये झारखंड के एरियाज़ में या फिर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स में बहुत ज़्यादा फेमस है। तो ये था हमारा झूम कल्टीवेशन या शिफ्टिंग कल्टीवेशन या स्लैश बर्न कल्टीवेशन। देन आपके सेकंड टाइप में यहाँ पर जाते हैं इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। बेसिकली हम देख सकते हैं कि इंडिया अगर लैंड मास के हिसाब से देखा जाए तो वर्ल्ड की 7th लार्जेस्ट कंट्री है, बट अगर पॉपुलेशन के हिसाब से देखा जाए तो 2nd लार्जेस्ट कंट्री है, ओके। और उस वजह से अगर हम देखें तो इंडिया में पॉपुलेशन का प्रेशर बहुत ज़्यादा है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, लैंड हमारे पास में कम है। तो ज़्यादातर जो पॉपुलेटेड जो एरियाज़ हैं उनमें इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग होती है, ओके। और यहाँ पे बेसिकली अगर पॉपुलेशन की जो नीड्स हैं उनको फुलफ़िल करने के लिए क्या होता है कि वहाँ बायोकेमिकल्स को उसमें यूज़ किया जाता है फार्मिंग मेथड्स में, जिससे कि ज़्यादा प्रोडक्शन हमको मिल सके, ठीक है। अगर हम इंडिया के इस टाइप की जो कल्टीवेशन है उसके प्रैक्टिस की बात करें तो जितने भी अगर हम देखा जाए तो नॉर्दर्न प्लेन के जो एरियाज़ हैं, है ना, लगभग आपको वहाँ पे आपको इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग देखने को मिलेगी, है ना। तो इस पे हम कह सकते हैं कि बायोकेमिकल्स का भी इस्तेमाल करते हैं, साथ ही साथ कुछ स्पेसिफिक एडवांस टूल्स का भी यूज़ करते हैं, जिससे कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा हमको प्रोडक्शन मिल सके, ठीक है। यानी कि हमको मैक्सिमम आउटपुट मिल सके, किससे, मिनिमम इनपुट से, ठीक। अब एक तरह से देखा जाए तो इसके बाद में एक दूसरा टाइप आ जाता है हमारा कमर्शियल फार्मिंग। इसके नाम से भी हमको समझ में आता है कि कमर्शियल इट मीन्स ऐसी फार्मिंग, ऐसा मेथड जिसमें हम अपनी दैनिक आवश्यकताओं के लिए नहीं, जब मतलब कि किसान जो प्रोडक्शन करते हैं खेतों में वो किसके लिए करते हैं, वो एक तरह से व्यापार की दृष्टि से करते हैं, या बहुत ज़्यादा उनके पास में प्रोडक्शन होता है जिसको वो केवल क्या कहते हैं उसको बेच देते हैं। अब जब कमर्शियल फार्मिंग होती है तो बेसिकली ये कब होगी, जब हमारे पास में क्या होंगे, बड़े खेत होंगे, है ना, जहाँ पे हम HYV इट मीन्स हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स का यूज़ करेंगे। इट मीन्स जो लेबोरेटरी में डेवलप जो सीड्स हैं, जो हाई क्वालिटी वाले जो सीड्स होते हैं जिनसे प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, उनका यूज़ करेंगे। फर्टिलाइज़र्स का यूज़ करेंगे, इंसेक्टिसाइड्स का यूज़ करेंगे, पेस्टिसाइड्स का यूज़ करेंगे, है ना। इन सब की यूज़ से हम क्या कर पाएंगे, इसमें कमर्शियल फार्मिंग में हम ज़्यादा प्रोडक्शन ले पाएंगे, ठीक है। आपके HYV सीड्स होंगे, देन आपके केमिकल फर्टिलाइज़र, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, इन सब का यूज़ करके हम कमर्शियल फार्मिंग को क्या कर सकते हैं, सक्सेसफुल बना सकते हैं। बेसिकली हमारे यहाँ पे हरियाणा और पंजाब ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे इस टाइप की जो एग्रीकल्चर है वो प्रैक्टिस में ली जाती है, क्योंकि वहाँ पे कंपैरेटिवली अगर हम देखें तो किसान अमीर भी होते हैं, उनके पास में जो खेतों का जो साइज़ होता है वो भी बड़ा होता है, साथ ही साथ वो एडवांस मशीनरी का, एडवांस टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल करते हैं। तो इस वजह से वो कमर्शियल फार्मिंग को बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि अडॉप्ट करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टाइप यहाँ पे आ रहा है, वो है आपका प्लांटेशन, ओके। ये भी एक तरह से कह सकते हैं कि कमर्शियल फार्मिंग का ही एक टाइप है। प्लांटेशन इट मीन्स जब हम स्पेसिफिकली किसी पर्टिकुलर एरिया में, ठीक है, क्या करते हैं, प्लान करके प्लांटेशन करते हैं। जैसे कि आप बनाना प्लांटेशन आपने देखा होगा, बनाना के जब आप फील्ड्स देखेंगे तो स्पेसिफिक दूरी पे वहाँ पे बनाना के प्लांट्स दिखेंगे। टी प्लांटेशन आपने देखा होगा, कॉफ़ी प्लांटेशन आपने देखा होगा, यहाँ पे बैम्बू प्लांटेशन का एग्जांपल दिया हुआ है, रबर प्लांटेशन होता है, ओके। तो ये सब क्या है आपके, ये जो खेती की जाती है, टी, कॉफ़ी, रबर, शुगर केन, बनाना, ये सब क्या है आपके प्लांटेशन के, ये सब प्लांटेशन क्रॉप्स हैं आपके, ठीक है। ये बनाना, ओके,
ये सारे के सारे क्या हैं, आपके प्लांटेशन क्रॉप्स हैं। तो जैसे हमने देखा कि अपने नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज़ में, चाहे वो असम हो या फिर आपके बंगाल हो, ओके, उनके साथ साथ में अगर हम देखेंगे तो नीचे कर्नाटका का जो एरिया है वहाँ पे भी डिफरेंट टाइप का प्लांटेशन क्रॉप्स उगाई जाती हैं, चाहे तो वो कॉफ़ी हो या फिर आपकी बनाना हो सकता है, रबर हो सकता है, ये सारी चीज़ें वहाँ पे कह सकते हैं कि कल्टिवेट की जाती हैं। साथ ही साथ वहाँ ये सब चीज़ें एक तरह से अगर अच्छा डेवलप नेटवर्क हो ट्रांसपोर्टेशन का तो भी, और कम्युनिकेशन का, उसकी भी रिक्वायरमेंट आपको पड़ती है प्लांटेशन क्रॉपिंग में। क्यों? क्योंकि जब आप प्रोडक्शन करेंगे मार्केट में बेचने के लिए तो उसके साथ में ये ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन का, उसके एडवर्टाइजमेंट का, चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का मीडियम भी अच्छा होना चाहिए, तभी वो हम उसमें सक्सेसफुल हो पाते हैं। तो ये तो हमने देखा कि हमारे पास में अलग अलग टाइप की जो कौन कौन किस टाइप से हम एग्रीकल्चर करते हैं, ठीक है सब। उसके बाद में अब है हमारा क्रॉपिंग पैटर्न। ओके, तो क्रॉपिंग पैटर्न इट मीन्स हमारे यहाँ पे बेसिकली अगर देखा जाए तो हमारे देश में किसान तीन मतलब क्रॉपिंग पैटर्न को अडॉप्ट करते हैं। सबसे पहला अगर आप देखेंगे तो राबी क्रॉप्स, देन खरीफ एंड देन जैद। ओके, तो राबी क्रॉप्स अगर देखा जाए तो रबी, आप उस नाम से याद कर सकते हैं कि ये विंटर सीज़न में आपका इनको बोया जाता है, ठीक है। अक्टूबर से दिसंबर के बीच में इनको बोया जाता है। ये आपकी राबी क्रॉप्स हैं। ये सबसे पहला आपका पैटर्न है राबी क्रॉप्स का, जिनको विंटर में अक्टूबर दिसंबर के आसपास इनको बोया जाता है। और बेसिकली अगर हम देखें तो यहाँ पे वीट, बार्ली, मतलब गेहूँ, बाजरा, मटर, चना, सरसों, इस टाइप की खेती इसके द्वारा इस पर्टिकुलर टाइम में की जाती है। और इंडिया के हम अगर स्टेट्स की बात करें तो हमारे जो नॉर्दर्न इंडिया के और नॉर्थ वेस्ट के जो पार्ट्स हैं, एक तरह से देखा जाए तो पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, ये सब क्या है, ये व्हीट कल्टीवेशन के लिए सबसे ज़्यादा फेमस हैं या सबसे ज़्यादा सूटेबल भी हैं। तो हम इस मैप में देख सकते हैं कि अपने जितने भी जो एरियाज़ थे, ठीक है, हाँ, आपका साउदर्न पार्ट आपका अगर JNK का देख सकते हैं, फिर आपका कुछ हिमाचल का, पंजाब, हरियाणा, देन नॉर्दर्न पार्ट आपके राजस्थान का, फिर उत्तराखंड, यूपी, मध्य प्रदेश, ये कुछ एरियाज़ हैं। ये कैसे हैं, ये बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी की एक तरह से कह सकते हैं कि इनकी जो सारी जो कंडीशंस हैं वो सूटेबल हैं आपके वीट प्रोडक्शन के लिए। ये वीट प्रोडक्शन में सबसे मेजर एरियाज़ हैं जो जहाँ पे वीट का कल्टीवेशन सबसे ज़्यादा होता है। अब राबी क्रॉप्स के बाद दूसरे आते हैं हमारे जो क्रॉप पैटर्न में, वो आती हैं आपकी खरीफ क्रॉप्स। ओके, खरीफ क्रॉप्स बेसिकली अगर हम देखा जाए तो जब मानसून हमारा आने वाला होता है उस समय पे इनको बोया जाता है, ठीक है। इट मीन्स एक तो से देखा जाए जून के आसपास में, जून जुलाई के आसपास में इन फसलों को बोया जाता है और सितंबर अक्टूबर के आसपास इनको हार्वेस्ट कर लिया जाता है या काट लिया जाता है, ठीक है। तो बेसिकली अगर हम देखें तो इसमें पैडी इट मीन्स राइस, देन मेज, ये आपके क्या बोलते हैं इसको, कॉर्न, है ना, फिर ज्वार, बाजरा, फिर जो लेंटिल्स होते हैं, जो दालें होती हैं, जैसे अरहर की दाल, मूंग की दाल, उड़द की दाल, देन कॉटन, जूट, फिर आपकी मूंगफली, सोयाबीन, ये सारी की सारी चीज़ें अगर देखा जाए तो ये हमारे खरीफ क्रॉप्स का पार्ट हैं। ओके, ये सारी की सारी हमारी खरीफ क्रॉप का पार्ट हैं। दैट यू कैन सी इट हियर, दीज आर पैडी, ज्वार, बाजरा एंड देन उड़द, कॉटन, जूट, ग्राउंडनट, सोयाबीन, ऑल दीज आर दी खरीफ क्रॉप्स। अगर आपसे कई बार पूछ भी लिया जाता है कि खरीफ क्रॉप्स कौन सी हैं या राबी क्रॉप्स कौन सी हैं, ओके, तो उस हिसाब से आप बता सकते हैं। देन आपका अगर खरीफ क्रॉप में अगर हम सबसे पहले जो इसका मेन जो स्टेपल क्रॉप है वो है आपका पैडी या राइस। तो यहाँ पे असम और वेस्ट बंगाल और साथ ही साथ हमारे जो कोस्टल रीजन्स हैं इंडिया के, ठीक है, वो सबसे ज़्यादा सूटेबल है किसके लिए, आपके राइस कल्टीवेशन के लिए।
यहाँ पे इस मैप में भी आप देख सकते हैं कि जितना भी अगर हम असम साइड का एरिया या फिर कह सकते हैं कि जो ईस्टर्न पोर्शन है इंडिया का, वो बेसिकली, और साथ ही साथ में जो कोस्टल एरियाज़ हैं हमारे, ठीक है, वो एरिया राइस कल्टीवेशन के लिए सबसे अच्छा है। क्यों? क्योंकि राइस कल्टीवेशन के लिए हमको बेसिकली क्या चाहिए होता है, हमको चाहिए होता है कि वहाँ पे रेन बहुत अच्छी होनी चाहिए, पानी राइस को बहुत ज़्यादा चाहिए, ठीक है। इस वजह से राइस कल्टीवेशन इन एरियाज़ में ये एरियाज़ इस राइस कल्टीवेशन के लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल हैं। अब इन दो मेजर क्रॉप पैटर्न, इट मीन्स राबी और खरीफ के अलावा थर्ड पैटर्न जो हमारे इंडिया में हम अडॉप्ट करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड जैद। जैद इट मीन्स ये ऐसा आपके रावी और क्रॉप पैटर्न के बीच में जो पर्टिकुलर टाइम बचता है हमारे पास में, 2-3 महीने का जो शॉर्ट ड्यूरेशन का जो टाइमिंग बचता है, वो आपका जैद सीज़न होता है। इट मीन्स हम जो कह सकते हैं कि या तो हम वेजिटेबल्स या फिर वाटरमेलन, मस्क मेलन, कुकम्बर, ये सारी चीज़ें इस पर्टिकुलर टाइम में हम क्या करते हैं, इनको कल्टीवेट करते हैं, ठीक है ना। तो इसमें बेसिकली आपके वाटरमेलन, मस्क मेलन या फिर वेजिटेबल्स, साथ ही साथ फूड आइटम्स, जानवरों का चारा, ये सब चीज़ें इसमें उगाई जाती हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं मेजर क्रॉप्स ऑफ इंडिया। इंडिया की बेसिकली अगर हम देखा जाए तो अलग अलग सॉइल की वैरायटी के हिसाब से, कल्टीवेशन क्लाइमेट के हिसाब से, कल्टीवेशन प्रैक्टिस के हिसाब से इंडिया में क्रॉप्स को, मतलब कुछ मेजर क्रॉप्स यहाँ पे बताई गई हैं अपने इंडिया में। कुछ क्रॉप्स को मेजर की कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। तो सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो इंडिया की जो मेजर क्रॉप्स हैं उनमें सबसे पहले हम राइस को गिनते हैं, देन wheat, then millets, pulses, tea and coffee. Okay, and then later on we can see sugarcane, oil seeds, कॉटन, जूट एक्सेट्रा। ये हमारी इंडिया की मेजर क्रॉप्स हैं अगर हम देखें तो इनको सबको, है ना। ये यहाँ पे आपके सारे के सारे राइस, वीट, मिलेट्स, पल्सेस, टी, काफ़ी, शुगर केन, ऑयल सीड्स, कॉटन, जूट, है ना। ये सब क्या है, मेजर क्रॉप्स। इसके अलावा अब हम सबसे पहले जब बात करेंगे राइस की, ये इंडिया का एक तरह से कह सकते हैं कि स्टेपल फूड है। इट मीन्स ज़्यादातर पॉपुलेशन का फेवरेट फूड भी है। लोग इसको अपने मेन इंग्रेडिएंट के रूप में इसको कह सकते हैं कि यूज़ करते हैं, ठीक है। चावल, तो चावल एक तरह से कह सकते हैं कि ऐसा क्रॉप है, ठीक है। हम वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में अगर हम देखा जाए तो इंडिया वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, ठीक है। फर्स्ट प्रोड्यूसर, जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वो है चाइना, बट हम सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं राइस की, ठीक है। और ये हमारा जो राइस है, इसको क्या चाहिए, सबसे बड़ी बात हाई टेम्परेचर चाहिए, साथ ही साथ इसको हाई ह्यूमिडिटी भी चाहिए, इसको हाई रेनफॉल भी चाहिए। इट मीन्स इसकी सारी जो भी कंडीशंस हैं वो इसको ज़्यादा चाहिए गेहूँ की कंपैरिजन में, ठीक है। लगभग इसको 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास का टेम्परेचर जब तक ये क्रॉप रखे तब तक चाहिए, जब तक इसका टाइम पीरियड रहता है। उसके बाद ह्यूमिडिटी में इसको मौसम में आर्द्रता चाहिए, मीन्स नमी चाहिए, ठीक है। जहाँ एरियाज़ ड्राई होंगे या बहुत ज़्यादा वेट कह सकते हैं कि ड्राई होंगे या हॉट होंगे, उन एरियाज़ में ये नहीं हो सकता। और साथ ही साथ इसको रेनफॉल भी 100 सेंटीमीटर से ऊपर चाहिए, ठीक है। और बेसिकली अगर इंडिया के जो प्लेन नॉर्थ ईस्टर्न जो एरियाज़ हैं या कोस्टल एरियाज़ हैं, उनमें हम देख सकते हैं, डेल्टिक एरियाज़ में भी देख सकते हैं, वहाँ पे राइस कल्टीवेशन बेसिकली किया जाता है। अगर कई बार देखा जाए तो आप लोगों ने देखा होगा कि राइस को कैसे उगाया जाता है। राइस को भी आपने देखा होगा, पहले तो उनको नर्सरीज़ में छोटे छोटे कह सकते हैं कि पार्ट में इकट्ठा उनको उगा दिया जाता है, एंड देन उनको फिर खेतों में एक तरह से ट्रांसप्लांट किया जाता है, उनकी बुआई की जाती है, उनको बोया जाता है, ठीक है। उसके बाद और अक्सर उनके खेत पानी से भरे रहते हैं, आप ये इसमें पिक्चर में भी देख सकते हैं, ठीक है। जब स्टार्टिंग का इनका पीरियड होता है, बाद में जब उनको काटा जाता है तो उस समय पर उनको सूखने के लिए भी थोड़ा छोड़ा जाता है। कई बार हमको पिक्चर्स के बेसिस पे भी क्रॉप को आइडेंटिफाई करने के लिए बोला जाता है एग्ज़ाम टाइम में। तो ये आप देखिएगा कि राइस या पैडी के जो प्लांट्स हैं, उनकी जो ऊपर की जो बाली है या जिसमें
कह सकते हैं कि अनाज उगता है, जो चावल उगता है, तो वो कैसी है, आप देखेंगे वो झुकी हुई टाइप की है ना, काफ़ी घना गुच्छा है उसका। और यही अगर आप उसकी गेहूं की बात में देखेंगे, जब हम अभी रीड करेंगे तो वो उसकी बाली थोड़ी अलग दिखती है। कई बार फ़ोटो दिखाकर भी आपसे क्रॉप के बारे में पूरा डिटेल पूछा जाता है, तो थोड़ा सा इन पिक्चर्स को भी ध्यान में रखिएगा। तो हमने एक बार पहले भी देखा था, ये मैप हम फिर एक बार देख रहे हैं कि हमारे जो नॉर्थ ईस्टर्न जो हमारे प्लेन एरियाज़ हैं वहाँ पे, प्लस हमारे जो ईस्टर्न पोर्शन या ईस्टर्न जो घाट्स हैं, कोस्टल एरियाज़ हैं वहाँ पे, और कुछ एरियाज़ आपके वेस्टर्न कोस्टल एरिया में भी राइस कल्टीवेशन का अच्छा कह सकते हैं कि वहाँ पे अच्छी प्रायोरिटी है वहाँ पे। साथ ही साथ इसके अलावा आपके पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के दूसरे एरियाज़ में भी अगर देखा जाए तो वहाँ पे भी राइस कल्टीवेशन होता है। ठीक है, तो आज हमने इतना पढ़ा। नेक्स्ट वीडियोस में हम बाकी की मेजर क्रॉप्स के बारे में और बाकी टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। तब तक टेक केयर।